हेलो दोस्तों, मैं असलम मलिक आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे चैनल पर वेरियस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें मैं आपके साथ फिज़िक्स सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। दोस्तों, आपको पता है हमारे चैनल पर मैंने इससे पहले मोशन चैप्टर को पढ़ा चुका हूं तथा उसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए न्यू चैप्टर, जिसे फोर्स एंड लॉ मोशन, ठीक है, कहते हैं। बल और गति के नियम, बल और गति के नियम। तो आज हम इसके साथ डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं, इससे पहले आपने यदि हमारे उस मोशन चैप्टर को नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए तथा उसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए हैं, उसको भी जाकर कर लीजिए। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बल क्या होता है। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? बल के बारे में, यानी बल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को जो किसी वस्तु की विराम अवस्था जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है ए। ठीक, इसको हमने क्या किया, इसको हमने धक्का दिया, इसको क्या किया, पुश किया। ठीक है, पुश करने के बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद हमने देखा ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ समय बाद, ठीक है, कहाँ आ जाती है, यहाँ आ जाती है। ठीक है, कहाँ आ जाती है, इस पोजीशन पर आ जाती है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या नजर आता है कि वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, ठीक है, पहले क्या थी, ये रुकी हुई थी। ठीक है, क्या थी, रुकी हुई थी। तो उसके बाद हम जब हमने देखा तो ये क्या हो गई, ये गति हुई, इसमें क्या हुई, गति हुई, यानी गति की अवस्था में परिवर्तित हो गया। कब, जब हमने इसको पुश किया। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ गई, इस पोजीशन पर। तो हमें साफ पता चलता है कि विराम अवस्था को गति की अवस्था में बदलने वाला कारक, ठीक है, क्या है, क्या है, बल कहलाता है। ठीक है, तो इस ये जो पुश किया था उसी को हम बल कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ये है कि कोई एक गेंद है। ठीक है, कोई एक गेंद है, ठीक, और किसी स्पीड से आ रही है। ठीक है, किसी स्पीड से आ रही है, उसमें मोशन है। ठीक, और वो गेंद आपने पकड़ी। ठीक है, अपने हाथों से उस गेंद को आपने पकड़ा और क्या किया, रोक दिया। क्या किया, रोक दिया उसको अपने हाथों से। ठीक, तो क्या हुआ, यहाँ से ये जो गेंद थी वो किस में थी, मोशन में थी, यानी कि उसमें एक प्रकार की गति थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब जैसे ही आपके हाथों में आई, वो क्या हो गई, वो विराम अवस्था में आ गई। किस में आ गई, किस पोजीशन में, ठीक है, विराम अवस्था में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गति की अवस्था को विराम अवस्था में परिवर्तित कर दिया। ठीक, कौन, किसने, बल ने, किसने, बल ने। यहाँ पर जो कारक है, किसकी वजह से जो बॉल थी वो गति की अवस्था से विराम अवस्था में आई, बल की वजह से। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम असंतुलित बल। सबसे पहले देखेंगे असंतुलित बल। ठीक, यदि किसी वस्तु पर लगे दो या दो से अधिक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। इन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई पिंड है। ठीक, इस प्रकार से आपको बता दूं, बल जो है एक सदिश राशि है। ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था।
सदिश और अदिश राशि जब पढ़ाई थी, ठीक है। तो बल क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि को शो करने के लिए दिशा की आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु पर एक बल इधर से कार्य कर रहा है, ठीक है। एक बल इधर से कार्य कर रहा है, मान लीजिए वो बल 10 न्यूटन का है, यानी बल का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इस पर एक बल 10 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, ठीक है। इधर से एक बल कार्य कर रहा है, इधर से एक बल कार्य कर रहा है, ठीक है। वो कितना बल है, वो बल है मान लीजिए 5 न्यूटन। कितना है, 5 न्यूटन। तो आप ये बताइए, 10 न्यूटन का बल इधर से कार्य कर रहा है, 5 न्यूटन का बल इधर से कार्य कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है किधर की तरफ मूव करेगी, ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगी। तो जाहिर सी बात है, जिधर की तरफ बल की डायरेक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा बल जिस डायरेक्शन में कार्य कर रहा होगा, तो उधर की तरफ वस्तु मूव करेगी, ठीक है। अब इधर है 5 न्यूटन, इधर है 10 न्यूटन, तो जाहिर सी बात है 5 न्यूटन जो है कम है 10 न्यूटन वाले से, ठीक है। तो वस्तु किधर की तरफ मूव करेगी, इधर की तरफ, यानी 5 इधर ज्यादा लग रहा है, ठीक। तो वस्तु इधर मूव करेगी। तो यहाँ ये पता चलता है कि परिणामी जो है, इनका परिणामी, परिणामी कैसे निकालेंगे, परिणामी होता है आर, ठीक है। तो कैसे निकाला हमने, वस्तु की डायरेक्शन कैसी है, जो बलों की डायरेक्शन है वो क्या है, भिन्न है, भिन्न है। तो अपोजिट जो फोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो घट जाते हैं, ठीक है। तो 10 - 5, 10 - 5 बराबर 5 न्यूटन, ठीक है। ये क्या आ गया यहाँ पर, ये परिणामी बल आ गया, ठीक है। तो परिणामी बल क्या है, यहाँ पर शून्य है, नहीं है। परिणामी बल कैसा है, शून्य नहीं है। तो ऐसे बलों को क्या बोलेंगे, असंतुलित बल। क्या समझ में आया, ऐसे बलों को क्या बोलेंगे, असंतुलित बल। ऐसे बल जो जिनका परिणामी शून्य न हो, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं अगली परिभाषा। अगली परिभाषा है संतुलित बल की। संतुलित बल या बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगे हों, परंतु वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, तो वस्तु पर लगे इन बलों को संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। या इन बलों का जो परिणामी होता है वो शून्य होता है। वही एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर एक बल कार्य कर रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, इधर, और एक बल कार्य कर रहा है इधर से भी 10 न्यूटन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि एक बल इधर से कार्य कर रहा है और एक बल इधर से, दोनों बलों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि जो परिमाण है, ठीक है, वो क्या है, बराबर है, ठीक है। और दिशा जो है वो विपरीत है। जब विपरीत दिशाएं हैं तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आर बराबर क्या होता है, 10 - 10 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, इन बलों का जो परिणामी बल है वो शून्य होगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है जड़त्व। अगला पॉइंट क्या है, जड़त्व। जड़त्व को हम समझेंगे, जड़त्व क्या होता है। आपने कई कई क्वेश्चंस देखे होंगे कि जड़त्व किसे कहते हैं, या न्यूटन का प्रथम नियम किस पर आधारित है, या उस नियम को क्या कहते हैं। तो वो सब आपको हम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है। तो जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व विराम अवस्था में किसी वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, विराम अवस्था में स्थित वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है, ठीक है, विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहती है। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, ठीक है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कि वो उसी अवस्था में रहेगी जिस अवस्था में वो पहले है, ठीक है। इस गुण को क्या कहते हैं, इस गुण को इनर्शिया कहते हैं या जड़त्व का गुण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
आगे अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है? जड़त्व के प्रकार। ठीक है, जड़त्व के प्रकार कितने होते हैं? वैसे तो 3 टाइप होते हैं जड़त्व के, लेकिन यहाँ आपको तीनों टाइप मैं बताऊंगा, लेकिन पढ़ाऊँ इसमें लिखे हैं जो 2 टाइप हैं। ठीक है, जड़त्व के 2 प्रकार हैं यहाँ। ठीक है, विराम का जड़त्व, किसी वस्तु में उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन के विरोध का गुण। विराम अवस्था यानी कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है, कोई वस्तु रखी हुई है, यदि इस पर कोई बल न लगाया जाए, इस पर कोई बल न लगाया जाए तो यह वस्तु आगे नहीं मूव कर सकती, आगे मूव नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी? जब तक कि इस पर कोई बल कार्य न करे। ठीक है, तो इस गुण को कहते हैं विराम का जड़त्व। क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व। नेक्स्ट है गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्या है? गति का जड़त्व। कि किसी वस्तु में उसकी गति, किसी वस्तु में उसकी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को। यदि कोई, मान लीजिए कोई बस है, ठीक है, यदि वो चल रही है, ठीक है, यदि वो चल रही है, ठीक, तो क्या होगा? क्या होगा? वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए और उसको रोका ना जाए, उसको रोका ना जाए। ठीक है, यदि कोई बाह्य बल लगाकर उसको रोका ना जाए तो उसकी गति जो है स्थिर रहेगी। ठीक है, उसकी गति वही बनी रहेगी। तो इस गुण को क्या कहते हैं? गति का जड़त्व। एक और जड़त्व होता है दिशा का जड़त्व। क्या होता है? दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो ये आपको आगे 12th में मिल जाएगा, दिशा का जड़त्व। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ दिशा का जड़त्व कब होता है। यदि आप किसी बस में, ठीक है, यदि आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बस किसी मोड़ पर, किसी मोड़ पर मुड़ते समय, ठीक है, किसी मोड़ पर मुड़ते समय क्या होता है? उस बस में सवार जो भी व्यक्ति होते हैं वो खिड़कियों की तरफ झुक जाते हैं। किधर की तरफ? जिस तरफ मुड़ रही है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मुड़ रही है, ठीक है, तो इस दिशा में जब मुड़ रही है तो इस दिशा से इस इधर की तरफ वो झुक जाते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं दिशा का जड़त्व। क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व। कोई वस्तु किसी बस वगैरह में, गतिमान बस में बैठी है, ठीक है, तो वो अपनी दिशा में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी दिशा परिवर्तित न की जाए। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पॉइंट है गति के नियम। गति के हम नियम पढ़ेंगे जो न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन के गति विषयक नियम कहा जाता है जिन्हें। ठीक है, चलिए पहला नियम हम डिस्कस करते हैं। पहला नियम होता क्या है? ठीक है, तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम यानी फर्स्ट लॉ। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा हो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जड़त्व किसे कहते हैं। ठीक है, सेम डेफिनेशन जड़त्व की थी यहाँ पर। ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा अब तो कि जड़त्व और न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम सेम है। ठीक है, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है? वो जड़त्व को परिभाषित करता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हम पढ़ेंगे। किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कोई बल है, ठीक है, यदि किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न हुए त्वरण, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर या उसके अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए आपको एक और इससे अलग डेफिनेशन बताता हूँ। एक और जो है इसी से ये नियम जो है उससे प्रूफ हुआ है। ठीक है, वो क्या है? चलिए वो जान लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई बल कार्य करता है, ठीक है, तो वह बल जो है
उसमें उत्पन्न हुए संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर के अनु अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी वस्तु में लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उत्पन्न हुए संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब ये है तो F बराबर क्या होगा, F बराबर होगा के, एक सेकंड, के इंटू डी। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है, एक सेकंड, P बराबर होता है mv। ठीक है, P बराबर mv अपॉन dt। mv यानी कि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, तो प्रयोगों के आधार पर k की वैल्यू हम यहाँ क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, तो आ गया F बराबर d, यानी m क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है हमेशा नियत रहता है, वो चाहे आप कहीं पर भी चले जाएं ब्रह्मांड में, हर जगह उसका द्रव्यमान नियत रहता है। तो m जो है बाहर ले लेंगे, तो डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो F बराबर क्या हो गया, F बराबर हो गया m m गुणा डी वी अपॉन डी टी। डी वी क्या है यहाँ पर, वेग परिवर्तन, और डी टी क्या है, समय। ठीक है, वेग परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या हो गया, a, क्या हो गया, a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, F बराबर एम ए, एम इंटू ए। ठीक है, तो F बराबर एम ए क्या है, इसी समीकरण से निकला है, इसी। ठीक है, तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के, इस वस्तु में उत्पन्न हुए संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा, द्वितीय नियम। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूफ भी करके बता दिया है। तो इस फॉर्मूले पर काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड क्लास में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, थर्ड क्लास में हम आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ है, उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ इस प्रकार है, प्रत्येक क्रिया यानी एक्शन के विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पर हमने बल लगाया, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर हमने F बल लगाया, तो वो ऑब्जेक्ट भी बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। ठीक है, F डैश, F डैश। ठीक है, तो इस को बोलेंगे प्रतिक्रिया। ठीक है, यानी कि रिएक्शन फोर्स, क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, प्रत्येक वस्तु पर लगाया गया बल, वह वस्तु उस बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने किसी वॉल पर, किसी दीवार पर गेंद फेंक कर मारी होगी। ठीक है, जब आप गेंद फेंकते हैं, ठीक है, तो आपके हाथों के द्वारा उस गेंद पर फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, उस गेंद पर फोर्स लगाया जाता है। जैसे ही वो दीवार पर लगती है, ठीक है, दीवार भी उतना ही बल विपरीत दिशा में, ठीक है, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। उस बॉल पर, उस गेंद पर बल लगाती है दीवार भी। ठीक है, जिस कारण वह गेंद आपके हाथों में वापस आ जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है संवेग। संवेग मैंने आपको अभी बताया, संवेग किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान m तथा वेग v के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग गुणनफल के बराबर होता है m तथा v के। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी वस्तु, चलिए जानते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे,
तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। चलिए आपको एक बात प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। मान अभी हमने पढ़ा था एफ जो है वो किसके डी पी ओवर डी टी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो एफ बराबर अभी हमने क्या पढ़ा के इंटू डी पी ओवर डी टी, ठीक है। के बराबर हमने 1 मान लिया, तो एफ बराबर क्या हो गया, एफ बराबर हो गया, एफ बराबर डी पी ओवर डी टी, डी पी ओवर डी टी, ठीक है। समझ में आया ये बात। तो एफ बराबर डी टी डी पी ओवर डी टी, लेकिन हमने यहाँ क्या पढ़ा, बाह्य बल कार्य न करे, यानी बाह्य बल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बाह्य बल यदि जीरो हो जाए तो ये जीरो यानी ये पोर्शन भी जीरो, तो dp बराबर क्या हो गया, dp बराबर जीरो, ठीक है। dp बराबर जीरो, जब dp बराबर जीरो हो जाएगा, एक सेकेंड, dp बराबर जीरो, ठीक है। तो क्या यहां से निष्कर्ष क्या निकला, यहां से निष्कर्ष ये निकला कि जो से निकालते हैं P2 माइनस P1 से, परिवर्तन कैसे निकालते हैं, P2 माइनस P1 से बराबर जीरो, ठीक है। तो P1 बराबर P2, P1 बराबर P2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, P1 बराबर P2, ठीक है। P1 बराबर P2 यानी कि जो संवेग पहले था वही संवेग बाद में रहता है, लेकिन कब, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य न करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट है बल का आवेग, बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स। जब किसी वस्तु पर कोई बल कुछ समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का उस बल का आवेग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। जब कोई वस्तु है, ठीक है, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है, ठीक है। वस्तु मान लीजिए आपके हाथ हैं, ठीक है, आपके हाथ हैं, ठीक, आपके हाथ इस प्रकार हैं, ठीक। आपने गेंद को पकड़ा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एक एग्जांपल देकर, जैसे आपने कोई गेंद पकड़ी, कोई तेज गति में आती हुई गेंद आपने पकड़ी, ठीक है। तो क्या होता है, जब आपने गेंद पकड़ी तो वो गेंद कुछ समय के लिए आपके हाथों को पीछे ले जाती है, क्या करती है, पीछे ले जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, वो बल लगाती है कुछ समय के लिए, क्या करती है, गेंद बल लगाती है कुछ समय के लिए, फिर वो गेंद क्या होती है, वो स्थिर हो जाती है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु पर कोई बल कुछ समय के लिए या कुछ समयांतर के लिए या कुछ समय के लिए कार्य करे, ठीक है, किसी वस्तु पर कोई बल कुछ समय के लिए कार्य करता है तो उस बल तथा उस समय के गुणनफल को, ठीक है, क्या कहते हैं हम आवेग कहते हैं या उस बल का आवेग कहते हैं। चलिए आपको बता देता हूं क्या, F बराबर अभी हमने क्या पढ़ा, dp ओवर dt, ठीक है, dp ओवर dt, ये क्या है, समय अंतराल, ठीक है, समयांतर। तो F इंटू dt, F इंटू dt बराबर क्या होगा, dp, F इंटू dt बराबर क्या होगा, dp। लेकिन अभी पढ़ा हमने बल तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं हम, आई, आई यानी कि बल का आवेग। तो यहाँ से क्या निकला, आई बराबर क्या होगा, आई बराबर होगा dp, यानी आई जो है बल का आवेग जो है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो आई होप ये आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों ये था हमारा बल तथा गति के नियम, ठीक है, और कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो एग्ज़ाम में लगातार पूछी जाती रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको बता दूं हमारे चैनल पर अन्य क्लासेस भी कराई जा रही हैं, जिसमें मैथ, साइंस, साइंस में फिजिक्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी
आपको मनोज सर पढ़ा रहे हैं, मैथ आपको हमारे तरुण सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जीके जीके जो है हमारे अजय सर पढ़ा रहे हैं। और इंडो इस्लामिक जो एएमयू पॉलिटेक्निक के लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको करा ही रहा हूँ, जो हमारी 2 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।